नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 18 में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से महत्वपूर्ण 23 प्रश्नों को लेकर आए हैं और आज आपका ये 23 प्रश्नों का टेस्ट होगा। प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर वापस से कि आपके 23 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए, साथ में आपको प्रश्न कैसे लगे। और इस समय अगर हम बात करें आपसे तो क्लास 10th एनसीईआरटी का हम लेकर आपको चल रहे हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 10 है और ओवरऑल हमारा एपिसोड नंबर 18 है। इसके बाद आपका क्लास 9th एनसीईआरटी का भी हम आपको एमसीक्यू सीरीज़ कराएंगे और साथ में आज रात्रि में आप सभी कमेंट कर दीजिएगा कि आज रात्रि में 10 बजे क्या आप पॉलिटी की क्लास लाइव लेने के लिए आएंगे। पॉलिटी का भी हम आपको सोच रहे हैं कि टेस्ट लिया जाए आपका क्लास 9th एनसीईआरटी से। क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिटी से आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से प्रश्न आपको रहेंगे रात्रि 10 बजे। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कितने लोग लाइव सेशन में मौजूद रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये सब्जेक्ट वाइज हम आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो टेस्ट करा रहे हैं ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। परीक्षा दृष्टि से आपको बहुत ही हेल्प भी मिल रहा होगा, साथ में आपको थ्योरी पढ़ने के बाद चीज़ें आसान भी हो जा रही होंगी। एपिसोड नंबर ओवरऑल 18 है हमारा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? If an opaque object on the path of light becomes very small, light has tendency to bend around it and not walk in a straight line. This effect is known as। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? क्या इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन कहते हैं? क्या इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं? या इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है सी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन। तो जब भी प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलता है, जब बल्कि क्या करता है, इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और इसी प्रवृत्ति को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके सामने है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश को क्या माना गया है? तो आपको बताना है कि तरंग माना गया है, कण माना गया है, तरंग और कण दोनों माना गया है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है वो लाइट के, प्रकाश के जो है लाइट के ड्यूअल नेचर में विश्वास रखता है, लाइट के ड्यूअल नेचर में विश्वास रखता है, प्रकाश के द्वैत प्रकृति में विश्वास रखता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश को तरंग और कण दोनों माना जाता है। तो तरंग और कण दोनों यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित। तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, उनसे संबंधित आपको सही कथनों पर विचार करना है। पहला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंग्रेजी में नीचे प्रश्न दिया गया है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिर तीसरा पॉइंट है, परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक बार आप जो है अंग्रेजी वाला भी प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जिनको भी देखना हो। तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके सामने है, हमने रीड ऑलरेडी कर दिया है। तो बात करें इस प्रश्न का तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट रे नॉर्मल रे जो होता है साथ में रिफ्लेक्टेड रे रहता है, सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही तल में लाई करते हैं। लॉ रिफ्लेक्शन के जो लॉ रहते हैं वो सभी प्रकार के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें स्फेरिकल सरफेस को भी इंक्लूड किया जाता है। सभी पर ये अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरे प्रश्न में, एक से अधिक यानी मोर देन वन। अगला प्रश्न आपके सामने है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है। तो यहाँ पर
चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव यानी कि हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है, साथ में सीधा होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। और आभासी जो प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब हम उसे कहते हैं जिसे हम पर्दे पर उतार ना सके। तो जो पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा आभासी प्रकृति का होता है, साथ में सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, यानी कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो दर्पण के सामने बिंब की दूरी के समान होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है समतल दर्पण से संबंधित। फिर इसके अलावा बात करें, निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार रहता है बिंब के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है समतल दर्पण के केस में कि प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी समतल दर्पण में देखने पर बायां हाथ दायां हाथ प्रतीत होता है। ये आपने नोटिस किया होगा कि जब आप समतल दर्पण में प्लेन मिरर में जब आप सामने खड़े होते हैं देखते हैं तो आप अगर दायां देख रहे होंगे तो उस साइड से आपको बायां दिखेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि समतल दर्पण प्रतिबिंब जो है पार्श्व रूप से ये उल्टा होता है, इसलिए समतल दर्पण में देखने पर बायां हाथ दायां हाथ प्रतीत होगा, दायां हाथ बायां हाथ प्रतीत होगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है तथा पार्श्व रूप से उल्टा होता है। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चाहे आभासी और सीधा देगा तो भी सही है, या फिर आभासी तथा पार्श्व रूप से उल्टा, दूसरा ऑप्शन ये आपको दिया जा सकता है, तो दोनों ही सही होंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, किस दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप और बहुरूप दर्शक, जिसको हम केलियोस्कोप कहते हैं, तो किस दर्पण का प्रयोग हम करते हैं पेरिस्कोप और बहुरूप दर्शक केलियोस्कोप बनाने में? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं कॉनकेव मिरर का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, या समतल दर्पण प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं, या एक से अधिक? क्या राइट आंसर होगा? तो किस दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप और बहुरूप दर्शक केलियोस्कोप में होता है? तो राइट आंसर है समतल दर्पण। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, समतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है और इसका उपयोग करने का फ़ायदा क्या होता है? तो समतल दर्पण से पानी की सतह पर मौजूद सभी जहाज़ों की छवियों को प्रतिबिंबित किया जा सकता है, देखने में आसानी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर समतल दर्पण का प्रयोग पनडुब्बियों में पेरिस्कोप में किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर भट्टियों में सोलर फर्नेस में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े डैश उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के बड़े दर्पण उपयोग किए जाते हैं? उत्तल दर्पण उपयोग किए जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉन्वेकेव मिरर, या अवतल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। तो किसका प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं? सौर भट्टियों में सोलर फर्नेस में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। तो अगर बात करें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए सौर भट्टियों में हम बड़े अवतल दर्पण बिग कॉन्केव मिरर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। एनसीईआरटी में आपका ये इसका भी उदाहरण आपको दिया गया है, जब आपको यूज़ ऑफ यानी कि अवतल दर्पण के उपयोग में जब आप जाएंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। तो सौर भट्टियों में याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, और ये बड़े अवतल दर्पण होते हैं, साइज इनका बड़ा होता है नॉर्मल से। 6 में आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, दंत विशेषज्ञ जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत वगैरह देखते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर? तो दंत विशेषज्ञ की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? तो हमने आपको एक ट्रिक भी बता रखा है कि कभी भी छोटी चीज़ को हम अगर बड़ा देखना होगा, तो कभी भी छोटी चीज़ को बड़ा देखना होता है तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो दंत विशेषज्ञ याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, वाहन के अग्रदीप, जो वाहन में हेडलाइट्स लगे होते हैं, गाड़ियों में जो हेडलाइट्स लगे होते हैं जिनको हम अग्रदीप कहते हैं, में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीप हेडलाइट्स में आपको बताना है कि
प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का? तो वाहन के अग्रदीप हेडलाइट में भी याद रखिएगा कि वाहन के अग्रदीप या हेडलाइट में भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कॉन्केव मिरर का ही प्रयोग करते हैं। ये आप उदाहरण याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम टॉर्च में करते हैं। तो जो टॉर्च आपने देखा है, जो टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आदमी जो है जंगल में किसी काम से जा रहा है, अब वो जंगल में अपने जो एक हेलमेट लगाया हुआ है, हेलमेट पे उसका एक लाइट लगा होगा, इससे क्या होगा तो उसको जो है देखने में सामने आसानी होगी। इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज़ आपको ढूंढना वगैरह हो कोई अंधेरी जगह पर, तो जो लाइट होती है सर्च लाइट जिनको बोलते हैं, तो सर्च लाइट को भी हम यूज कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट और वाहन के अग्रदीप हेडलाइट में करते हैं। याद रखिएगा ये उदाहरण। इसके अलावा सौर भट्टी आपने देख लिया कि सौर भट्टी में हम इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो किसमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? यानी निम्नलिखित में से किस चीज़ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है? रेगिस्तान में मृग तृष्णा, केलिडोस्कोप, मृग तृष्णा को मिराज बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन जो होता है रेगिस्तान में। केलिडोस्कोप, हीरे की झिलमिलाहट या चमक, तो शाइनिंग जो होती है, जो ब्राइटनेस होता है डायमंड का। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण, तो लाइट जो रेज होती हैं ऑप्टिकल फाइबर में जो यूज़ होता है, संचरण किया जाता है। किसमें यहाँ पर आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा केलिडोस्कोप। केलिडोस्कोप के केस में हमने देखा था कि समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण से रिलेटेड ये चीज़ है। और रेगिस्तान में मृग तृष्णा की बात करें तो इसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं। आपको जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस समय गर्मी आ भी चुकी है, और बहुत ज़्यादा गर्मी में जब आप रोड पर चल रहे होते हैं तो धूप जब बहुत तेज़ होती है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ दूरी पर आपसे आप चल रहे हैं, आप सामने देखते हैं कि कुछ दूरी पर आपको लगता है कि सड़क पर जो है जल से जो है भरा हुआ है, लेकिन जब आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो आपको मालूम चलता है कि वहाँ पर जल नहीं है। तो ये भी एक प्रकार से मृग तृष्णा की वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। तो रेगिस्तान में मृग तृष्णा, हीरे की झिलमिलाहट या चमक, ऑप्टिकल फाइबर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये तीन उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो हो जाएगा बी, केलिडोस्कोप। राइट आंसर बी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आपको उदाहरण रेगिस्तान में मृग तृष्णा, हीरे की चमक, ऑप्टिकल फाइबर। फिर अगला प्रश्न है, एक चिकित्सीय उपकरण है या एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसको हम इंडोस्कोपी बोलते हैं, या चिकित्सीय उपकरण है जिसको हम इंडोस्कोप बोलते हैं, या प्रक्रिया समझिए तो इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी या इंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। परावर्तन रिफ्लेक्शन पे काम करता है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। तो आपको बताना है कि इंडोस्कोप या इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इंडोस्कोप या इंडोस्कोपी जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, इसी का उदाहरण है। याद रखिएगा, चौथा उदाहरण आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये हो गया। तीन हमने ऊपर आपसे डिस्कस कर लिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है? शेविंग दर्पण में, दांतों के डॉक्टर का दर्पण जो होता है, वाहन की हेडलाइट में, या पश्चदर्शी दर्पण में, रियर व्यू मिरर में। तो किसमें हम उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर को कभी भी आपको बड़ी चीज़ को छोटा देखना होता है, तब हम कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। और शेविंग दर्पण की बात करें, शेविंग मिरर की, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। डॉक्टर, दांत के जो डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट, इनका भी जो मिरर होता है वो अवतल होता है। वाहन की हेडलाइट ये भी हम देख चुके हैं कैसी होती है, अवतल होती है।
पश्चदर्शी दर्पण जो होता है, रियर व्यू मिरर होते हैं जिससे हम गाड़ी से आगे चल रहे हैं लेकिन पीछे का जो स्पेस है वो देख पाते हैं, तो ये होता है पश्चदर्शी दर्पण। रियर व्यू मिरर्स होते हैं जो गाड़ियों में लगे होते हैं जिससे हम अपने पीछे के साइड में जो भी गाड़ी वगैरह आ रही होती है उनको हम देख सकते हैं। तो जो पूरा पीछे का अच्छा खासा एक बड़ा स्पेस होता है उसको हम छोटे से शीशे में देख पाते हैं। ये संभव हो पाता है पश्चदर्शी दर्पण से। तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम किस में करते हैं? पश्चदर्शी दर्पण में, रियर व्यू मिरर में। ये आपको उदाहरण आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए याद रखना है, बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। फिर बात करते हैं आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई पेंसिल किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी में आप पेंसिल डाल दीजिए, तो आंशिक रूप से अगर मान लीजिए पानी में पेंसिल डूबी है तो वो मुड़ी हुई प्रतीत आपको दिखेगी। तो ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, या रिफ्लेक्शन के कारण होता है, डिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो कभी भी कोई भी वस्तु अपने जो उसका जो स्थान है, जो उसका पोजीशन है, अगर उससे कुछ हटके दिखेगी तो वो ऐसा तभी होगा संभव जब प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के परावर्तन के कारण आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई जो पेंसिल होती है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू जो होते हैं पार्श्व साइड से देखने पर, यानी दूसरे साइड से देखने पर वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। तो जो नींबू साइड से देखने पर किसी कांच के बर्तन में पानी से जो भरा हो उसको, नींबू को अगर हम साइड से देखते हो तो बड़ा दिखाई पड़ता है वास्तविक साइज से। ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी से भरे बर्तन के तल पर एक सिक्का प्रकाश के डैश के कारण अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो हमने आपको ट्रिक बता दिया है कि जो जैसी भी वस्तु है अगर उससे कुछ, उसको जो देखने में कुछ अलग दिख रहा है, अपनी जो उसकी स्थिति है उससे अलग स्थिति में दिख रहा है, तो वहाँ पर राइट आंसर हमेशा क्या हो जाता है? ज़्यादातर केस में अपवर्तन। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। और यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये आपका 6 से 8 साइंस में पूछा गया था TRE 2 में। 9 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था, 9 दिसंबर 2023 को। तो TRE 2 में 6 से 8 साइंस में यह प्रश्न पूछा गया है। इफ़ द लाइट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन बेंड्स बाई ए स्मॉल बट फिक्स एंगल इट मे बी द केस ऑफ। क्या इसे डिफ्रैक्शन कहेंगे, विवर्तन कहेंगे, क्या इसे डिस्पर्सन कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे, या इसे इंटरफेरेंस, व्यतिकरण कहेंगे? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश जब भी एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ता है तो यह जो घटना होती है इसको हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। तो A, B, C में से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? नन ऑफ दीज हो जाएगा। और यही प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीशन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह हो जाती है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स। तो जब कभी भी लाइट ट्रेवल करती है डेंसर यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, तब क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्लो डाउन। अभिलंब की ओर झुक जाती है और तेज हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्पीड्स अप। अभिलंब से दूर हो जाती है और तेज हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड्स अप। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो सघन माध्यम में याद रखिएगा, सघन और विरल, सघन माध्यम में और विरल माध्यम में। तो प्रकाश का जो चाल होता है सघन माध्यम में कम होता है, विरल माध्यम में ज़्यादा होता है। तो कभी भी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो इसका जो स्पीड है, चाल है, वो बढ़ जाएगा। चाल जब बढ़ जाएगा तो इसकी स्पीड तो बढ़ जाएगी और साथ में ये नॉर्मल से, अभिलंब से जो है ये दूर होगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर होके जाएगी और तेज़ी से जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है, अभिलंब से दूर और तेज।
यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, सघन माध्यम में कम होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन कर रहे हैं, यानी कि विरल माध्यम में तेज स्पीड होगा, सघन माध्यम में कम स्पीड होगा, तो गमन करने पर प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, विरल में तेज थी, सघन में धीमी हो जाएगी, तो प्रकाश की किरण धीमी हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसी के विपरीत जो आपके प्रश्न में पूछा गया था, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करेगी तो इसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सघन में कम था, विरल में ज़्यादा हो गया और यहाँ अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो राइट यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट निम्नलिखित माध्यमों में किसमें अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट किसमें सर्वाधिक होती है, वायु में, कांच में या निर्वात में, जिसे वैक्यूम कहते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहाँ पर होती है ये होती है निर्वात या वैक्यूम में। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं। तो अपवर्तनांक को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो प्रकाशिकी में किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो n बराबर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है C/B। तो ये फार्मूला याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। और यहाँ पर आपसे C का मान आपसे पूछा गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो n बराबर C/B होता है। C का मान यहाँ पे आपसे पूछा है, क्या होगा, क्या यह माध्यम में प्रकाश की चाल है, क्या ये वक्रता केंद्र है या निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो n बराबर C/B जो होता है, ये होता है C यहाँ पर जो होता है निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की चाल को हम C से डिनोट करते हैं, और जो B होता है ये माध्यम में प्रकाश की चाल को डिनोट करता है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल B होता है और निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की चाल को हम C से डिनोट करते हैं। तो C यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की चाल। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो किसका अनुपात होता है। तो ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, C/B। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो सामान्यतः हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपवर्तनांक बोलते हैं। और यहाँ पर पूछा गया क्या बेंजीन का सर्वाधिक होता है, हीरा या डायमंड का सर्वाधिक होता है, नीलम या सेफायर का होता है जो कि मणि के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो है, इसके अलावा आप रूबी भी पढ़े होंगे जिसको हम माणिक्य कहते हैं। तो बात करें किसका जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर है हीरा। डायमंड याद रखिएगा 2.42 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हीरे का होता है, डायमंड का होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये आपका टीआरई में पूछा गया सवाल है। तो आप सभी को मालूम है कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है एलिमिनेट भी कर सकते थे आराम से। तो राइट आंसर यहाँ पर डायोप्टर होता है। तो एसआई यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का, डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं और पावर का फार्मूला क्या होता है, तो पावर बराबर जो है 1/FB होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक डायोप्टर क्या होता है, तो उस लेंस की क्षमता होता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो जिसका फोकस दूरी या फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उसी लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर दर्शाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उससे पहले आप एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो उत्तल लेंस होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, तो उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। तो जो उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, और अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का जो क्षमता होता है, तो पावर जो होता है कॉन्केव लेंस का ये हमेशा निगेटिव में होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, आपके फ्रेंड में भी अगर किसी को माइनस का जो है
माइनस पावर का अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको कॉनकेव लेंस लगा होगा, अगर प्लस का अगर किसी को लगा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस का लगा होगा। ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपका है, सन ग्लास जो होते हैं जिन्हें धूप के चश्मे बोला जाता है, तो धूप के चश्मों का क्षमता कितना होता है, पावर कितना होता है, क्या 0 डायोप्टर होता है, 1 डायोप्टर होता है, 2 डायोप्टर होता है। तो सन ग्लास धूप के चश्मों की बात करें तो उनमें जो है कोई भी पावर नहीं होता है, कोई भी पावर नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 0 डायोप्टर। तो 0 डायोप्टर होता है, यानी कि सन ग्लासेस में जो है कोई भी पावर नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है आपका ये। तो जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। और पांचवा आंसर ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है। तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल का प्रयोग करते हैं, कांच का भी प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, मिट्टी का इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। तो मिट्टी का कोई भी इस्तेमाल हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी शब्दकोश, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये आपका TRE 3.0 में GS पार्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है, ये हमने आपको कराया भी था अगर आपको याद हो तो किसी शब्दकोश में अगर हम बात करें, याद कर लीजिएगा कि या TRE में कराया था या शायद हमने BPSC असिस्टेंट में कराया था, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, हाल ही में कराया है, इतना हमें ध्यान है। तो किसी शब्दकोश में डिक्शनरी में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ना है, उसके लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है, अवतल लेंस होगा यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने आपको बता रखा है, कभी भी छोटी चीज़ को बड़ा पढ़ना हो तो आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लेंस की जब बात आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस का हम प्रयोग करेंगे। छोटे अक्षरों को अगर आपको पढ़ना है तो उस समय, और याद रखिएगा जैसे कॉनकेव मिरर में हम देखते थे, कॉनकेव मिरर में छोटे से छोटी चीज़ को बड़ा देखते थे, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में जस्ट अपोजिट होता है। जब कॉन्वेक्स में पहुंचते हैं तो यहाँ लेंस की जब बात आती है तो यहाँ कॉनकेव मिरर था तो कॉन्वेक्स लेंस जैसे, और वहीं कॉन्वेक्स मिरर था तो वो कॉनकेव लेंस के जैसे से बिहेव करता है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कुछ मिलता जुलता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कॉनकेव लेंस यहाँ पर नहीं होगा अक्षर पढ़ने के लिए, ए और बी में से एक आंसर होगा। और राइट आंसर यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर 22 का बी हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है, आपका जो प्रतिबिंब होगा सीधा सदैव इरेक्ट प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो आप खड़े हैं दर्पण से कितनी भी दूरी पर और आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा ही दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा है, तो क्या समतल दर्पण है, क्या अवतल दर्पण है, क्या कॉन्वेक्स दर्पण है। डी ऑप्शन है, या तो समतल दर्पण है या तो उत्तल दर्पण है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। पांचवा है नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है डी, या तो समतल या तो उत्तल। आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस का जब केस होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस का जब केस होगा, तब यहाँ पर आपका जो है जो प्रतिबिंब होगा, आप कितनी भी दूरी से खड़े रहेंगे तो आपको सीधा दिखाई पड़ेगा। तो राइट आंसर 23 नंबर प्रश्न का डी है। इसके अलावा जो आपके इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा दृष्टि से हो सकते थे वो आपको करा दिए हैं हमने। इसके अलावा जो 6 से 8 साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, इस चैप्टर से आपको जो है जो एग्जाम्पल से दिए गए वो आपको जरूर करके जाने। केवल 6 से 8 साइंस वालों को बताया जा रहा है, बाकी और किसी को नहीं करना है, और सभी के लिए इसी से काम हो जाएगा। पीआरटी और जीएस वालों के लिए ही से हो जाएगा। तो 6 से 8 साइंस और टीजीटी साइंस के जो भी अभ्यर्थी हैं, आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी करके जाने। एग्जाम्पल सॉल्व हैं ऑलरेडी, तो आप एग्जाम्पल्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और साथ में जो भी फार्मूले वगैरह यूज़ किए गए हैं उनको भी आप याद रख लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और रात्रि में 10 बजे हम आपसे मिलेंगे पॉलिटी के टेस्ट के साथ में। एनसीईआरटी 9th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आपके प्रश्न रहेंगे। आप लोगों का देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दीजिएगा 23 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए।